हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई। ठीक है, हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोग कर सकते हैं भाई। फ़िलहाल इसमें जो है पेडागॉजी है। ठीक है, हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट वाले हों या फिर पेपर सेकंड वाले हों। ठीक है, हिंदी के पेडागॉजी हैं भाई, करीब 40 से 45 क्वेश्चन हैं और वो भी ज़ोरदार क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और आपको बता दें भाई सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। और आप लोग जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अनुभव, नॉलेज और टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ठीक है, और जो कि प्रेजेंट टाइम में सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है ना इजी टू हार्ड पेपर। अब जो है भाई धीरे धीरे हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके जो करना था, अब धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इजी टू हार्ड क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? भाषा शैली या फिर मानवीकरण और बिंब विधान या फिर लय और प्रवाह या फिर छंद और अलंकार। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लय और प्रवाह। ठीक है, आधुनिक कविता में लय और प्रवाह महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? कहानी का विधा परिवर्तन या फिर निहित कथा सूत्रों का पल्लवन या फिर कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास या फिर कहानी का वाचन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। ठीक है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता की ओर अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। साथ ही विद्यार्थियों में व्यक्तित्व में निहित कथा सूत्रों का पल्लवन कर उनकी मानव मूल्यों में आस्था को सहज ही मजबूत कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि ... समृद्ध का भाषा ... व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। क्या उपयोग किया जाए भाई? बताइए, कलात्मक साहित्य या फिर भाषिक साहित्य या फिर परिवेश भाषिक या साहित्य कला। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषिक साहित्य। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक मिलती है।
इस भाषागत क्षमताओं का प्रयोग भाषा साहित्य, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसी अन्य विधाओं में किया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर तक उनका भाषा कौशल समृद्ध हो जाता है तथा वे विभिन्न भाषागत दक्षताओं में पारंगत हो जाते हैं जिनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। नेगेटिव आंसर है भाई, नेगेटिव आंसर देना है। देखिए, हिंदीतर भाषा के साहित्य में परिचित कराना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना भाई, ये नहीं, ठीक है। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या फिर हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, या हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित हो सकें और हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तारित कर सकें और भाषा समृद्ध को विकसित कर सकें। अतः हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करने के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को शामिल नहीं किया जाता। ये ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, औचित्य नहीं है, औचित्य बताइए भाई, विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त ... क्या भाई अतिरिक्त पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या फिर समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, या शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ठीक है। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं, कहानी, कविता, निबंध आदि की भी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं, कहानी, कविता, निबंध आदि की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, अतः उनका भाषा कौशल समृद्ध होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है भाई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, या फिर लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, या फिर नीलकंठ की नित्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, या फिर मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है,
नीलकंठ की नित्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि नीलकंठ की नित्य भंगिका को अपने शब्द में चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करते हैं, साथ ही उन्हें अपनी भाषा कौशल के प्रयोग का भरपूर अवसर देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे औपचारिक व अनौपचारिक भाषा प्रयोग करते हुए नीलकंठ की नित्य भंगिका का शब्द चित्र प्रस्तुत कर सकेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। समृद्ध भाषा परिवेश, या फिर संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, या फिर भाषिक पठन सामग्री। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। ठीक है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। यह भाषा अर्जन की प्रक्रिया अपने घर, परिवार, पास पड़ोस, समुदाय और समकक्षी के साथ बातचीत के माध्यम से चलती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। इसलिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समृद्ध भाषाई परिवेश का होना आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है भाई? शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, या शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, या फिर शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में इनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है कि उनकी अस्मिता को नकारना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह ... से ग्रसित हो। किससे ग्रसित हो भाई? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, भाषागत, या फिर डिसकैलकुलिया। भाई बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो। डिस्ग्राफिया
सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता है और यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है जो लेखन, ठीक है, जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और कंप्रीहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों जैसे शब्दों, वाक्यों और, ठीक है, औपचार और पैराग्राफों भाई, ठीक है, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करना जैसे कौशल वर्धित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में ... सर्वाधिक सहायक है। क्या सर्वाधिक सहायक है भाई? हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, या फिर हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, या फिर हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी, कविता, निबंध, पत्र लेखन, संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं का समावेशन होना चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित हो सकें तथा शब्दों और वाक्यों के उचित प्रयोग के अभ्यस्त हो सकें। इसके साथ ही उनके लिए विभिन्न मुद्रित सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, कहानी संग्रह की पुस्तकें और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी मुद्रित सामग्री आदि। ठीक है, इससे बच्चे अपने भाषाई कौशल का उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या मुख्य अंतर का आधार नहीं है भाई? स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, भाषाई परिवेश। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्याकरण। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं हो सकता। भाषाविद नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा विकास जन्मजात होता है। ठीक है, इनके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती। अर्थात यदि भाषाई परिवेश में व्याकरण उपलब्ध है तो बच्चे उसे भी स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और सही वाक्यों एवं उचित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। दूसरी ओर भाषा अधिगम में भी व्याकरणिक नियमों से युक्त भाषा को बच्चे सीखते हैं, किंतु उन्हें यह व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाता है कि इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण को नहीं माना जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? बताइए भाई, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, या फिर सौंदर्य प्रतिमान बनाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इसलिए विषय पर कक्षा में
इसलिए नहीं भाई इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का निहितार्थ है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। भाषा को सामाजिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाषा को सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हुए कक्षा में प्रस्तुत करने से बच्चे भाषा क्षमता में दक्षता प्राप्त करने के लिए साथ साथ बच्चे भाषा क्षमता में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों से परिचित होते हैं और इन मुद्दों के संबंध में अपनी राय बनाते हैं तथा उसे चर्चा परिचर्चा में व्यक्त भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप ... को घोषित नहीं भाई पोषित करता है। हम भी ना क्या ही बताएं, बताइए क्या पोषित करता है भाई? सूत्र शैलीय व्याकरण को या फिर संदर्भ में व्याकरण को या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण या फिर प्रत्यय का समस्त ज्ञान। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 है 56। क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, जब किसी पाठ में आए हुए वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों के आधार पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है तो इसे संदर्भ में व्याकरण या भाषा संसर्ग प्रणाली कहा जाता है भाई। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी पाठ में आए हुए वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों के आधार पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है तो इसे संदर्भ में व्याकरण या भाषा भाषा संसर्ग प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली प्रायः उच्च कक्षाओं में अपनाई जाती है। इसमें व्याकरण को अलग ना पढ़ाकर पाठ के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। इस प्रणाली की एक सीमा यह है कि इसमें व्याकरण के सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान का ही अध्ययन किया जा सकता है, सैद्धांतिक ज्ञान का नहीं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर ... परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद प्रक्रिया से, साहित्य विधाओं से या फिर पठन प्रक्रिया से। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, साहित्य विधाओं से। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चे भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। अब वे पढ़ते समय किसी रचना से भावात्मक रूप से जुड़ भी सकते हैं और कोई नई किताब या रचना सामने आने पर उनको पढ़ने के लिए उत्सुक भी होते हैं। इसलिए इस स्तर पर बच्चों को साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, डायरी आदि से परिचय कराना चाहिए ताकि उनके बीच स्थूल अंतर को समझ सकें और उनका आनंद ले सकें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि है भाई, किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? बताइए भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? निगमन विधि या फिर अनुवाद विधि या फिर पाठ्य पुस्तकीय विधि या फिर आगमन विधि? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आगमन विधि। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि
सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इस प्रणाली में विद्यार्थी उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। ठीक है। आगमन प्रणाली में निम्न 4 पदों का अनुसरण करके विद्यार्थी व्याकरण के नियम व उपनियम खुद निकालते हैं। ठीक है। वो 4 प्रणाली क्या है भाई, देखते हैं। पहला है उदाहरण। ठीक है। सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है निरीक्षण। विद्यार्थी इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इसमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है। और तीसरा है सामान्यीकरण। ठीक है। इस समानता को वे नियम स्वरूप देते हैं। सामान्यीकरण को बच्चे जो है वे नियम का रूप देते हैं। सामान्यीकरण इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। और चौथा है परीक्षण। परीक्षण निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु उनका परीक्षण करते हैं। ठीक है। यह प्रणाली सरस, रुचिकर व ग्राह्य है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है। ओके, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है भाई? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं, बताइए। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या फिर विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्न बहुत सारे बिंदु होते हैं भाई, निम्नलिखित बिंदु, क्या ही बताएं, निम्नलिखित बिंदु होते हैं। ठीक है। पहला है, नोट करते हुए चलिएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। ठीक है। और दूसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। और तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। और चौथा है हिंदी भाषा साहित्य को समझते हुए सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता। और पांचवा है विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपने रुझानों को अभिव्यक्त करना। ठीक है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि व्याकरणिक ज्ञान का समुचित प्रयोग करना होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ... है। क्या है भाई? उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, या फिर मुख्य उद्देश्य है, फिर उद्देश्य है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्देश्य हैं। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई, उसके बाद फिर सभी उद्देश्य बताएंगे। देखिए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं, नोट डाउन करते हुए चलिए। पहला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा है भाषा का नए संदर्भों या परिस्थितियों में प्रयोग करना। ठीक है। तीसरा है अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि में प्रयुक्त भाषा की समुचित समझ बनाना व उसका प्रयोग करना। ठीक है। और अगला है भाषा साहित्य की विविध सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को समझना और सराहना करना। ठीक है।
और फिर अगला है साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, डायरी आदि की समझ बनाना और उनका आनंद उठाना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए नंबरिंग पर मत ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, आप लोग पेडागोजी के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। क्या है भाई सर्वाधिक प्रभावित प्रश्न बच्चों के आकलन के संदर्भ में? बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? या फिर जरा बोल रहे हैं हम भी ना, क्या ही बताएं भाई, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? या फिर तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। बताइए भाई। और आखिरी है ऑप्शन नंबर डी, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपने को साकार करेगा? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, हम आप लोगों से कह रहे हैं आप लोग भी तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, अपने ढंग से भाई बनाओ, बनाकर कमेंट में बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न यह होगा कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा वे अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, या फिर कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, या फिर कक्षा में मनोरंजन का साधन है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्षा में बहुभाषी संदर्भ को पोषित करना। ठीक है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। प्रायः देखा गया है कि विद्यालय में आने वाले बच्चे अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि जिस भाषा में व्यक्त करना चाहते हैं वह विद्यालय में स्वीकृत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनका भाषागत विकास बाधित होता है। अतः भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। इसके लिए बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपनी भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। क्या भाई सबसे कम प्रभावी है? अवलोकन, जांच, सूची, बातचीत, पोर्टफोलियो। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जांच, सूची। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है जांच सूची। जांच सूची एक उपकरण है जो विद्यार्थियों के विशेष क्रियाकलापों के निष्पादन का अभिलेखन करने में
अध्यापक की सहायता करता है। जांच सूची में सामान्यतः विशेष व्यवहारों का समावेशन होता है जो या तो उपस्थित होता है या नहीं होता है। इसलिए जांच सूची का भाषा प्रयोग के आकलन में सबसे कम उपयोगी होता है। ठीक है, जांच सूची जो होता है वह भाषा प्रयोग के आकलन में सबसे कम उपयोगी होता है। बच्चों में भाषा कौशल का विकास क्रमिक रूप से होता है। इसको याद रखिएगा भाई, बच्चों में भाषा कौशल का विकास क्रमिक रूप से होता है, जिसका आकलन किसी जांच सूची द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि भाषा आकलन के लिए भाषा व्यवहार का अवलोकन करते हैं। बातचीत करने या पोर्टफोलियो जैसे आकलन युक्तियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। ठीक है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है क्या है भाई, बताइए। आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, या फिर सूत्र विधि या निगमन विधि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आगमन विधि। ठीक है, शिक्षण की आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, शिक्षण की आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत या नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, राधिका कक्षा में इस विधि का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम संज्ञा संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करती है, फिर उन उदाहरणों की सहायता से संज्ञा संबंधी नियम समझाती है। आगमन विधि के 4 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं भाई, नोट करते हुए चलिए भाई, लिखने के लिए स्पेस नहीं है और आप लोग अगर हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा। हम सोच रहे हैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। ठीक है, नोट करिए, पहला नंबर है उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, आगमन विधि के 4 महत्वपूर्ण सोपान हैं। पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है उदाहरणों का निरीक्षण व विश्लेषण करना। ठीक है, फिर तीसरा है प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना और नियम बनाना, और चौथा है नियम की सत्यता की जांच करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या भाई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दों को सही वर्तनी की जानकारी देना, या फिर अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, या फिर आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, या बच्चों को उनकी गलतियों का अनुभव कराना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, यदि 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। यह आकलन का सरल तरीका है जिसमें बच्चे स्वयं अपने कार्यों का आकलन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। क्या सबसे कम सहायक है भाई? बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की निम्नलिखित बोल रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक क्या है भाई? अपने बचपन की कोई घटना लिखो,
जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। या फिर अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। या फिर नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। या फिर कविता की अधूरी पंक्ति को देखकर पूरा करो। बताइए भाई, सबसे कम सहायक कौन सा ऑप्शन है इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कविता की अधूरी पंक्ति को देखकर पूरा करो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। ठीक है, जैसे बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर तक किसी भाषा, व्यक्ति, स्थान, रचना आदि का विश्लेषण करने, उसकी व्याख्या करने और उसका व्याख्या को आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। अतः उनके लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए किसी ऐसे प्रश्न को देना चाहिए जिसमें वे अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए चिंतन के लिए प्रेरित हों और उस पर लेखन कार्य कर सकें। जैसे उपयुक्त तीनों विकल्पों में बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर चिंतन के लिए बाध्य होंगे, जबकि चौथे विकल्प के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनके भाषा कौशल के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रश्न के उत्तर को देखकर लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। क्या सर्वाधिक सहायक है भाई? श्रुत लेख कार्य, या फिर कहानी पढ़कर सवाल बनाना, या फिर प्रदूषण पर निबंध लिखना, या सुलेख कार्य करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। ठीक है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक कहानी पढ़कर सवाल बनाना हो सकता है। बच्चे जब कहानी को पढ़ते हैं तो उसको मात्र पढ़ते ही नहीं बल्कि पढ़कर अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और उससे अपने आप को जोड़ते भी हैं। जब वे कहानी पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो इससे उनके भाषा कौशल का पता चलता है, क्योंकि प्रश्न बनाते समय वे अपने भाषा कौशल के पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, क्या मांग करता है भाई बताइए? बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, या फिर बच्चों को चार भाषाएं पढ़ाई जाएं, या बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, या बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। ठीक है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में इनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है कि उनकी अस्मिता को नकारना। ठीक है, इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे जिस भाषा में अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते हैं उस भाषा को स्वीकृति मिले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या भाई? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, या फिर हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, या फिर हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों से यह अपेक्षाएं होती हैं कि वे साहित्य के विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, डायरी आदि की समझ विकसित कर सकेंगे और उसका आनंद उठा सकेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त भाषा साहित्य की विविध सृजनात्मकता अभिव्यक्तियों को समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण? उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद रखना, या फिर संदर्भानुसार उनका उपयोग करना, या उनकी परिभाषा याद करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की बारीकियों व्यवस्था ढंग पर ध्यान देते हुए उनकी सराहना करते हैं। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा की बारीकियों व्यवस्था ढंग पर ध्यान देते हुए उसकी सराहना करते हैं, जैसे कविता में लय, तुक, वर्ण, आवृत्ति, छंद तथा कहानी, निबंध में मुहावरे, लोकोक्ति आदि को समझाते हुए संदर्भानुसार उनका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा साहित्य के प्रति अरुचि का कारण है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण के एक जटिल समस्या है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, या फिर भाषा नीति की जटिल समस्या है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। कक्षा में बोल रहे हैं भाई, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य बिंदु या मुख्य उद्देश्य है। आज हम निश्चित तौर पर यह जानते हैं कि बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक लाभ होता है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। इसी प्रकार बहुभाषी सांस्कृतिक संदर्भ बहुसांस्कृतिक संदर्भ भारतीय विविधता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए बच्चों में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना अपरिहार्य हो जाता है। इससे यह भी लाभ होता है कि बच्चे द्वारा अपनी
भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं जो भाषा कक्षा में मौजूद हैं या जिन भाषाओं के बच्चे कक्षा में हैं में दोहराने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे भाषाओं को कक्षा में समुचित स्थान प्राप्त होता है और उनका शब्द भंडार, अभिव्यक्ति आदि का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराते हैं या फिर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं या दर्शाए गए सभी विकल्प या फिर हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, दर्शाए गए सभी विकल्प। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को निम्नलिखित जानकारी देते हैं। कौन कौन से जानकारी देते हैं भाई? हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराते हैं। ठीक है भाई, सही है। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं और हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। भाषा साहित्य की विविध सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को समझते और सराहना करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं भाई? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना या सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, सुनिए आप लोग ध्यान से और नोट करते हुए चलिए। पहला है निजी अनुभवों के आधार पर। ठीक है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना और दूसरा है भाई, दूसरा नंबर है विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। तीसरा है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना या पता करना। और चौथा है भाई पढ़ी सुनी रचनाओं को जानना, समझना, व्याख्या करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, और अगला है अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि में प्रयुक्त भाषा का समुचित समझ बनाना व उसका प्रयोग करना। ठीक है, इस प्रकार भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा की बारीकियों, प्रश्न की लय, प्रश्न बोल रहे हैं, भाषा की लय, सौंदर्य, तुक आदि को समझना और उसका उचित प्रयोग करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। बताइए भाई सबसे कम सहायक कौन है? पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना या फिर समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता।
बताइए भाई इनमें से सबसे कम सहायक कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों से यह अपेक्षा होती है कि शिक्षार्थी विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उसमें झलकने वाली सोच, पूर्वाग्रह और सरोकार आदि को पहचान पाए। अर्थात इस चरण के पूरा होने तक शिक्षार्थी किसी भाषा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रचना आदि का विश्लेषण करने, उसकी व्याख्या करने और उस व्याख्या को आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग हिंदी भाषा सीखने में सर्वाधिक सहायक हो सकते हैं। पहला है संचार माध्यमों का प्रयोग। अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान आदि की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना भाई, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता आदि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? बताइए भाई किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा या फिर रचनाकार की प्रसिद्धि? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों का स्तर और रुचि। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय एक शिक्षक को बच्चों के बौद्धिक स्तर और रुचि का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्त गतिविधियां बच्चों के व्यक्तिक भिन्नता, रुचि स्तर, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण भी बच्चों की ज़रूरतों, उनके बौद्धिक स्तर, रुचि आदि के अनुसार ही की जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हिंदी के 30 नहीं भाई, कितने क्वेश्चन हुए? 40-45 क्वेश्चन हुए, जो भी हुए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उन क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।